good. नमस्कार, मैं अभिषेक भट्टाचार्य। कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता। दोस्त कब दुश्मन बन जाए और दुश्मन कब दोस्त, कुछ कह नहीं सकते। इस वक्त देश की प्रमुख राजनीतिक दलों को लेकर भी यही चर्चा है, क्योंकि अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया। लेकिन इससे पहले आम आदमी पार्टी इस फैसले को भुना पाती, केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर केजरीवाल सरकार को फिर उसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। अब केजरीवाल बीजेपी सरकार के खिलाफ तमाम विपक्षी दलों को अपने साथ लगाने की कवायद में जुटे हुए हैं। यूपी में सीएम केजरीवाल और भगवंत मान की हाल ही में अखिलेश यादव से मुलाकात हुई। इसके बाद एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है कि खुद को कट्टर ईमानदार बताने वाली आम आदमी पार्टी उन राजनीतिक दलों का समर्थन जुटाने में सफल हो पाएगी जिन्हें भ्रष्ट बताकर खुद आम आदमी पार्टी ने चुनाव जीते हैं। खास तौर से कांग्रेस, जिसके बिना सीएम केजरीवाल की विपक्षी दलों को साथ लाने की ये पूरी कोशिश ही बेकार हो जाएगी, क्योंकि केंद्र में बाकी तमाम क्षेत्रीय दलों के मुकाबले कांग्रेस के पास ही सबसे ज्यादा सीटें हैं। वही कांग्रेस, जिसे केजरीवाल ने गुजरात में बीजेपी की बी टीम बताया, हिमाचल में सुपड़ा ही साफ कर दिया। क्या ये विपक्षी एकजुटता सिर्फ अध्यादेश तक सीमित है या फिर आने वाले लोकसभा चुनाव की रूपरेखा भी तैयार की जा रही है? क्या विपक्षी एकजुटता की वजह मोदी सरकार की लोकप्रियता है या फिर केंद्र द्वारा राज्यों के अधिकारों को लेकर की जा रही दखलंदाजी? चर्चा करेंगे इस पर, लेकिन इससे पहले ध्यान देते हैं तमाम बयानों पर। हर लोकसभा चुनाव के पहले इस तरह से मुलाकातें करता है। चुनाव से पहले विपक्ष की स्थिति होती है कि हम साथ साथ हैं, और चुनाव आते आते हम 7-8 हैं। जहां तक केजरीवाल और अखिलेश की मुलाकात का है, तो केजरीवाल की अपनी समस्या है जिसकी वजह से वो समर्थन मांगने घूम रहे हैं। पर केजरीवाल की नेचर और अखिलेश की, ये सारा वो लोमड़ी की दावत की तरह है। कौन खा पाएगा और कौन नहीं खा पाएगा, ये वक्त बताएगा। अरविंद केजरीवाल और अखिलेश जी में और भगवंत मान में शिष्टाचार मुलाकात था। उत्तर प्रदेश वो आए हुए थे, तो एक शिष्टाचार मुलाकात था। दूसरी चीज़, अब भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी कार्यशैली थी, भारत के सभी नागरिक, सभी लोग जान चुके हैं। अब इनके झूठ के जुमलेबाजी ज़्यादा दिन नहीं चलने वाले हैं। अभी एक नया मोर्चा माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, शिवपाल जी के नेतृत्व में, नीतीश जी के नेतृत्व में नया मोर्चा तैयार होगा, और नए मोर्चे के ऊपर में 2024 का लोकसभा का चुनाव होगा। और संभवतः देश की जनता जनार्दन ने अगर आशीर्वाद दिया तो नए मोर्चे की सरकार दिल्ली में बनेगी, और ये जुमलेबाजी की, ये झूठे की सरकार जो है उखाड़ के जनता फेंकेगी। जब नई सरकार बनेगी तो लूट, हत्या, डकैती, चोरी, राजनी, इस पे लगाम लगेगा, महंगाई पे लगाम लगेगा, डीजल पेट्रोल को जीएसटी में लाया जाएगा, और जितनी भी जनता की समस्याएं हैं उस पे सब पे जो है अंकुश हो लगेगा। चलिए अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब इस मुद्दे पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं रत्नेश मिश्रा कांग्रेस से, संजीव मिश्रा भाजपा से, कपिल श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी से और प्रशांत यादव आम आदमी पार्टी से। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले सवाल लेंगे कांग्रेस से। रत्नेश मिश्रा जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी आ रही है। रत्नेश जी, अब हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, एक बार फिर से हमें विपक्षी एकजुटता की कवायद एक तरह से नजर आ रही है। जिस तरह से नीतीश कुमार जाके अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करते हैं, और फिर अब अरविंद केजरीवाल जाके मुलाकात करते हैं अखिलेश यादव से, तो कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि विपरीत विचारधारा के लोग अलग अलग क्षेत्रों में जब आप चुनाव लड़ते हैं तो एक दूसरे के खिलाफ जिस तरह के बयान देते हैं और लगातार एक दूसरे के इतने कट्टर विरोधी रहे हैं, क्या एकजुट हो पाएंगे लोकसभा चुनाव में, और खास तौर से जो अध्यादेश है उसके खिलाफ? देखिए अभिषेक जी, सबसे बड़ी बात है कि इस देश में दो प्रकार के राजनीतिक दल हैं। एक है जो कट्टरवादी राजनीतिक दल है, और दूसरे उन दलों की विचारधारा है जो सेकुलर विचारधारा को लेकर राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की जिस प्रकार से राजनीति करती है, सांप्रदायिक मुद्दों की जिस प्रकार राजनीति करती है, वो सब जानते हैं, सबको पता है। ये लड़ाई केवल विपक्ष को एकजुट करने की नहीं है, ये लड़ाई भारतीय लोकतंत्र की जो स्थिति है, जो भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के तहत जो लोकतंत्र को अभी तक फलीभूत किया गया, उसको जो भारतीय जनता पार्टी लगातार खत्म कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी लगातार उस लोकतंत्र को खोखला कर रही है, उसको बचाने की लड़ाई है। और यहाँ पर केवल ये ना देखा जाए कि किसी राजनीतिक दल के बीच क्या डिफरेंसेस हैं। जब देश की बात आ जाए तो एक पॉलिटिकल फिलोसफर थे भारत में जिनका नाम था दीनदयाल उपाध्याय जी।
भारतीय जनता पार्टी वाले डिफर कर सकते हैं। उनका मानना था कि जब देश की बात आ जाए तो राजनीतिक मतभेदों को भुलाकर उन सभी दलों को एक साथ आना चाहिए जो संवैधानिक व्यवस्था को और जो भारतीय लोकतंत्र को बचा सकते हैं। लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी विपक्षी दलों पर है, और अगर ऐसा भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती है तो वो दीनदयाल उपाध्याय जी का के स्टेटमेंट का किसी भी तरह से, मतलब भले ही पार्टी का कोई भी स्टैंड हो, नहीं भले ही पार्टी का कोई भी स्टैंड हो, तो क्या सब एकजुट हो सकते हैं? क्योंकि इससे पहले हमने मनमोहन सरकार में यही चीज देखी थी कि जो समाजवादी पार्टी, जो तमाम गठबंधन था आपका, उसमें बाद में पता चला कि आप ही के पार्टी के नेता उनके दल में शामिल हो गए। उत्तर प्रदेश में आप इस वक्त की स्थिति में आप अच्छी तरह से जानते हैं, तो क्या आप फिर से वही गलती दोहराने के लिए तैयार है जो आपने इससे 10 साल पहले की थी? देखिए अभिषेक जी, आप लोकसभा चुनाव के मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं, तो आप उन मुद्दों पर देखिए ना। 24 की बातचीत चल रही है, तो आप पूछिए ना कि भारतीय जनता पार्टी के बाद सबसे ज्यादा विधायकों की संख्या किसके पास है? कांग्रेस के पास। भारतीय जनता पार्टी के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद किसके पास है? कांग्रेस के पास। भारतीय जनता पार्टी के बाद सबसे ज्यादा राज्यसभा के सांसद किसके पास है? कांग्रेस के पास। तो अगर कोई ये कहे कि कांग्रेस को छोड़कर वो बीजेपी को हरा सकते हैं, तो फिर तो बीजेपी अजेय है अगले 50 सालों तक, क्योंकि कांग्रेस ही एकमात्र वो दल है जो भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में हराने का दमखम रखता है। और बिना कांग्रेस के किसी भी विपक्षी शक्ति या किसी भी विपक्षी गठबंधन की या किसी भी बीजेपी विरोधी गठबंधन की परिकल्पना करना इस लोकतंत्र में केवल कोरापन रह जाएगा। बिना कांग्रेस भाजपा को हराना नामुमकिन नहीं, मुश्किल नहीं, आप कह सकते हैं कि वो उसमें भगवान भी आ जाए तो भी संभव नहीं है, क्योंकि हम ही हैं। कांग्रेस ही एकमात्र वो दल है जो भारतीय जनता पार्टी को एक से अधिक प्रदेशों में पटकनी दे चुका है। अभी 2022 में हमने 2 जगह इनको पटका है, 23 में 1 जगह पटका है, और आगे भी 3 प्रदेशों में पटकेंगे। प्रशांत यादव जी, आपने सुना रत्नेश जी को, आपने जिस तरह से प्रचार प्रसार किया, चाहे गुजरात हो चाहे हिमाचल प्रदेश हो, अब आपको कांग्रेस की मदद की जरूरत है। तो ये जो स्थिति पैदा हो गई है आम आदमी पार्टी के लिए, इससे कैसे निपटेंगे आप? अभिषेक जी देखिए, क्या है कि जब देश की बात आएगी, मैं समझता हूं कि जब मोदी जी महबूबा मुफ्ती के साथ जम्मू कश्मीर की तरह जाकर के सरकार बना सकते हैं, जबकि उन्होंने ये कहा था कि महबूबा मुफ्ती सरकार जो है वो आतंकवादियों की संरक्षक है, और मोदी एक अपने आप को राष्ट्र सेवक, अब वो जो राष्ट्र सेवक कहने वाले मोदी जी अगर एक ऐसे सरकार के साथ जाकर हाथ मिला करके सरकार बनाते हैं अपने फायदे के लिए, जिसे वो राष्ट्रद्रोही कहते हैं, जिसे आतंकवादियों का संरक्षक कहते हैं, तो ये जो बाकी की पार्टियां हैं, जो कवायद चल रही है, माननीय अरविंद केजरीवाल जी तमाम विपक्षी दलों से मिल रहे हैं, तो ये लड़ाई अध्यादेश जो लेके आई है भाजपा, और जिसकी वजह से एक देश में लोकतंत्र खत्म होने का खतरा मंडरा रहा है, और खत्म हो चुका है पूरी तरह से, थोड़ा बहुत बचा है। जितनी संवैधानिक शक्तियां हैं सारी कुछ खत्म हो चुकी हैं। देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को 1-2 नहीं पूरे 3 बार इंसल्ट किया जाता है। मोदी जी लोकतंत्र को नहीं मानते, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को नहीं मानते, विपक्ष को नहीं मानते। नहीं, लेकिन प्रशांत जी, आपके पार्टी प्रमुख तो ये कहते हैं कि कांग्रेस को वोट देना अपना वोट खराब करना है। अब आपको उन्हीं की जरूरत है। देखिए, मैंने फिर वापस से अभिषेक जी आपको वहीं लेके जाऊंगा कि इस समय सबसे बड़ी दिक्कत क्या है देश की। इस समय सबसे बड़ी देश के सवाल ये इसलिए है क्योंकि अगर देखा जाए तमाम राज्यों में जहां भी चुनाव हुए हैं, आपने हर बार कांग्रेस को ज्यादा टारगेट किया बजाय बीजेपी के, और आपने उनको इररिलेवेंट ही कह दिया एक तरह से कि इन्हें वोट मत दीजिए, आपका वोट खराब हो जाएगा। सो नाउ देयर इज अ क्वेश्चन कि यहाँ पर समझौता किस स्तर पर होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी खुद ही अच्छी तरह से जानती है कि आप अभी सिर्फ 2 राज्यों तक सीमित हो, बाकी राज्यों पे आपकी जमीनी पकड़ इतनी अच्छी नहीं है, और कांग्रेस भले ही सीटें घटी हो लेकिन अभी भी जमीनी स्तर पर काफी मजबूत है आम आदमी पार्टी से। अभिषेक जी देखिए, अभी जब राहुल जी की सदस्यता खत्म की गई थी तो अरविंद केजरीवाल जी वो पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने इसके खिलाफ जो आवाज उठाई थी। तो जब भी देश में कुछ गलत होगा, जब भी लोकतंत्र के जो खिलाफ होगा, तो उस पे आम आदमी पार्टी हमेशा पहले स्टैंड लेगी। अब ये कांग्रेस का कॉल है कि कांग्रेस को अगर ये लगता है कि इस समय भाजपा को हटाना, भाजपा को हराना ये देश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आपस में आप कैसे क्या तालमेल बिठाएंगे ये आगे की बात है। फिलहाल सिर्फ इतनी सी बात है कि एक अध्यादेश राज्यसभा में रखा जाएगा, जहां क्या करना है उसके खिलाफ आपको वोट करना है, इतनी सी बात है। क्यों करना है?
क्योंकि आज अगर आम आदमी पार्टी का नंबर है तो कल एक एक करके सबका नंबर, और ये हो रहा है, ये हर राज्य में हो रहा है। जहां भी भाजपा की सरकार नहीं है तो वहां के गवर्नर या फिर जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर ये क्या कर रहे हैं, ये सरकारों को काम नहीं करने दे रहे हैं, ये मनमानी करते हैं। ये कहते हैं मैं ये नहीं कहूंगा कि ये मेरी सरकार है, ये आके सिर्फ इनॉग्रेशन कर जाते हैं। ये भाजपा के एजेंट बने हुए हैं, भाजपा के मुख्यालय बने हुए हैं, ठीक और है उनके संजीव जी, इशारों पे नाच रहे हैं। तो इसके साथ जो पहली अभी समस्या है वो ये है कि भाजपा को कैसे भी करके इस देश से हटाना है ताकि इस देश का कुछ अच्छा हो सके, लोकतंत्र जीवित रह सके। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो बनाया संविधान था वो जीवित रहे, महात्मा गांधी जी के आदर्शों पे इस देश का निर्माण हुआ वो जीवित रहे। ये तो एक हाथ में गॉड से लेते हैं, एक में सावरकर लेके घूमते हैं, और विदेशों में जाते हैं तो गांधी जी के सामने तक हो जाते हैं। तो ये पहली बात है, अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी आगे क्या समीकरण बनेंगे अभिषेक जी, वो सबके सामने आएंगे। ठीक है संजीव जी, आपने रत्नेश जी को भी सुना, प्रशांत जी को भी सुना। अब तक ये कहा जाता रहा है कि विपक्षी दलों का एकजुट ना होना ही बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद रहा है, लेकिन हाल में जो कुछ घटनाएं हुई, जो अध्यादेश जिस तरह से लाया गया, जिस तरह से हमने पंजाब में देखा कि राज्यपाल ने पंजाब का जो बजट पेश होना था उस पर रोक लगा दिया, उन्हें कोर्ट जाना पड़ा बजट लाने के लिए। तो राज्यों के मामलों में जिस तरह से लगातार हस्तक्षेप हो रहा है, उसके बाद हमें कहीं ना कहीं तमाम विपक्षी दल, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे शरद पवार हो, अखिलेश यादव हो, सब एक साथ आते नजर आ रहे हैं। क्या भाजपा इसको लेकर चिंतित नहीं है? भारतीय जनता पार्टी को इसको लेकर के चिंतित होने की जरूरत नहीं है। हमने लगातार तमाम बार देखा है किस तरीके से 2017 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एकजुट हुए, ये सपा और बसपा 2019 में एकजुट हुई। परिणाम आपके सामने है। दरअसल में जनता चुनी हुई सरकार के खिलाफ जब ये क्षेत्रीय दल कोई षड्यंत्र रचने का काम करते हैं तो ये जनता के निर्णय का विरोध कर रहे होते हैं। ये इनको तो संजीव जी, दिल्ली में जो सरकार है वो भी तो जनता नहीं चुनी थी, पंजाब में जो सरकार है वो भी जनता ने चुनी है। बिल्कुल जनता ने चुनी, और देश की सरकार भी जनता ने चुनी है। तो ऐसा क्यों है कि तमाम विपक्षी दलों के जो मुख्यमंत्री हैं, तमाम विपक्षी दलों के जो मुख्यमंत्री हैं वो लगातार ये सवाल उठा रहे हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि राज्यों के जो अधिकार है उनमें हस्तक्षेप किया जा रहा है, और ये किसी एक पार्टी के नहीं है, अलग अलग विपक्षी दल है। और ये कहेंगे क्या, ये केंद्र सरकार के ऊपर और अपने राज्यपाल के ऊपर और अपने लेफ्टिनेंट के ऊपर जिस तरीके से टिप्पणी कर रहे हैं ये सार्वजनिक रूप से, ये तो इस तरीके से लग रहा है जैसे कि इनकी चुनी हुई सरकार है और ये चाहेंगे जो कुछ भी कर लेंगे। और राज्य गवर्नर भी होता है, उसके भी अपने नियम होते हैं और अपने कार्यक्षेत्र होते हैं। मुझे लगता है कि ये जो क्षेत्रीय दल हैं, खासतौर से जो इक्का दुक्का जगहों पे अगर सरकार बना लिए हैं तो इनका एक एजेंडा हो गया, और ये पूरे देश में उस एजेंडे को कायम करना चाहता है कि राज्यपाल भी हस्तक्षेप ना करे, केंद्र सरकार भी हस्तक्षेप। अरे रुको भाई, रुको बीच में नहीं, रुको करो एक मिनट। ये आम आदमी पार्टी का जरा थोड़ा सा कल्चर अपना ठीक करो भाई। संजीव जी बोलिए। नहीं बोल रहे थे। प्रशांत जी, मेरे कहने का बहुत साफ मतलब है, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी बेचैन है अपने को स्थापित करने में। अभी 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, कांग्रेस कह रही है हमारे बगैर कुछ होना ही नहीं है, और ये जो क्षेत्रीय दल हैं ये आपस में मिल करके अपनी अलग खिचड़ी पका रहे हैं। मैंने इसलिए शुरू में ही कहा कि कई गठबंधन हमने उत्तर प्रदेश में देखे, लोकसभा के चुनाव में भी, विधानसभा के चुनाव में भी, लेकिन ये इन लोगों का जो गठबंधन होता है और रिजल्ट आने के बाद जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप ये लगाते हैं, मैं उसको संज्ञान में लेके कह रहा हूं कि ये जनता के निर्णय का विरोध कर रहे हैं। अगर ये केंद्र सरकार के ऊपर ठीकरा किसी भी तरीके का फोड़ना चाहते हैं मेरे। चलिए ठीक है, कबीर जी आपने सुना। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा सवाल है, इस वक्त उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा विपक्षी दल समाजवादी पार्टी है और केंद्र में इस वक्त कांग्रेस है। अब इन सब के बीच में अरविंद केजरीवाल, आप दोनों ही दलों का समर्थन चाहते हैं। ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी अपने आप को कहां पाती है? देखिए, समाजवादी पार्टी का स्पष्ट ये मानना है इस 2024 का जो चुनाव है ये देश और देश के संविधान और लोकमत को बचाने का चुनाव। समाजवादी पार्टी इस बात को कहती है कि समस्त विपक्षी दलों को आज एक हो जाना चाहिए, और अगर एक नहीं हुए तो इस देश के अंदर जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं की चूल्हे हिलाई जा रही, जिस तरीके से लोकतंत्र को लूटा जा रहा है, जिस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक पीठ के द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध
जो आर्टिकल 1, 2, 3 में इनको पावर अध्यादेश का दिया गया है, वो अध्यादेश में जिस आमूल चूल ढंग से ये स्पष्ट कहा गया है कि अध्यादेश कब लाया जाएगा, कौन सा ऐसा आपातकाल आ गया है, कौन सी नीतियां ऐसी थी जिससे लोकतंत्र प्रभावित होने जा रहा था। तो सबसे बड़ी बात यह कि संविधान के विरुद्ध, देश के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध, वो भी संवैधानिक पीठ के निर्णय के विरुद्ध, ये सरकार अत्याचार और तानाशाही पूर्वक कृत्य कर रही है। इसे कौन रोकेगा? इसको अब रोकने की क्षमता, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय की भी सुपरमेसी ये कर रहा है। देश का संविधान इस बात को कहता है कि आज देश के अंदर जो संविधान है उसको खतरा उत्पन्न हो गया है, और ये हमारे मित्र इतने अहंकार से लिप्त हैं इनकी पार्टी कि संवैधानिक पीठ को नहीं समझ रहे। मॉन्टेस्क्यू की थ्योरी है, हंसने से कोई चीज कम नहीं होती है। मॉन्टेस्क्यू थ्योरी है कि आपके जो 3 अंग हैं वो एक दूसरे को सुपरमेसी साबित नहीं करें, और इस देश के संविधान की अभिरक्षा का भार और निगरानी का भार माननीय सर्वोच्च न्यायालय में है। और आज जिस तरीके से ये अध्यादेश लाया गया है, ये लोकतंत्र की लुटेरी सरकार है, संविधान की लुटेरी सरकार है, और ये कभी संविधान के साथ नहीं खड़े थे। इनको अहंकार इतना बढ़ गया है कि ये किसी सरकार को काम करने देना नहीं चाहते। ये आपके सामने एक संवैधानिक पीठ ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि महाराष्ट्र की सरकार गैर विधिक तरीके से गिरा दी गई। तो गैर विधिक तरीके से जो सरकार गिराई जा रही है आपके सामने है, और मिश्रा जी हंस रहे हैं कि देश के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे। बड़ा कितनी अच्छी बात है संजीव जी। अरे भाई, आपसे उम्मीद कोई क्या करेगा? आपसे उम्मीद कौन करेगा? जो आदमी खड़ा हो गया, अरे स्कूटर वाली पार्टी, अरे स्कूटर की पार्टी पे 55 साल तक स्कूटर की पार्टी बनी रही। ये भारतीय जनता पार्टी ने आज लोकतंत्र को, ये बलात्कारियों की, गुंडों अपराधियों की पार्टी है। ये बलात्कारियों की पार्टी तो तुम्हारी है। ये गुंडों अपराधियों और भ्रष्टाचारियों बलात्कारियों की पार्टी। गायत्री प्रजापति जैसा बलात्कारी इनका मंत्री था। ये उनकी पार्टी, इसलिए इनको बेहतर मालूम है और जनता को भी बेहतर मालूम है। मुझे तो हंसी इस बात की आ रही कि ये महाराष्ट्र का नाम ले रहे हैं और महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी का क्या औचित्य है, लेकिन समस्या यही। चलिए ठीक है, तो कैसे काम चले? मेरे कहने का मतलब की पार्टी जो जम्मू कश्मीर में पीड़िता के विरुद्ध जाके नारा लगाती है, जो एमजे अकबर 32 महिला पत्रकारों का बलात्कार करता है, उसको पोषित करने वाले आप हैं। एक एफआईआर दर्ज नहीं। स्वामी चिन्मयानंद जो बहन बेटियों से तेल मालिश कराता है, ऐसे तेल मालिश वालों के ऊपर से एक योगी जो मठ का पुजारी है, जो उत्तर प्रदेश के महंत और संत के अनुयायी सबके सबसे अग्रज हैं, वो ऐसे व्यभिचारी व्यक्ति पर से मुकदमा उठाते हैं। शर्म आती है? भूषण सिंह महिला पत्रकारों का बलात्संग करने वाला, ये लज्जा भंग करने मुद्दे से हम भटक रहे हैं। कपिल जी सवाल सुन लीजिए। नहीं, हम मुद्दे से भटक रहे हैं। दुनिया को बता रहे हैं कपिल जी, अखिलेश यादव जी से पकड़ा जाता है, तेल मालिश करते हुए पकड़ा जाता है। इनका एक जो अंदर चलाता है, इनको कोई शर्म की। चलिए ठीक है, सवाल तो सुन लीजिए आप आपस में। भारतीय जनता पार्टी कभी बलात्कार करती है? जो देश की सुरक्षा में लोग, देखिए समय बहुत सीमित है, मुख्य बिंदुओं पर आप जवाब देते ज्यादा बेहतर होगा। लेके आए हैं ऐसे पहलवानों का बलात्कार करने वालों के साथ खड़ी है की धज्जियां उड़ाने वाली कपिल जी मेरी क्षमता आप जितनी नहीं है। बैठ करके जिस तरीके से विधानसभा के अंदर जो है सेक्सी वीडियो देखते हैं इनके विधायक, इनको शर्म नहीं आती? उसी कर्नाटका के अंदर देखते हैं और कर्नाटक से उतार देती है सरकार। कपिल जी ठीक है, मुद्दे पर आ जाते हैं। कपिल जी आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? मुद्दे पर आ जाता है। मैं ये कह रहा था कि आज अब जब अभिषेक जी मेरी आवाज आपको जा रही है? जी हाँ, रत्नेश जी बोलिए। मैं देखिए अभिषेक जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी आदत है
जब आप उनसे मुद्दों पर सवाल पूछेंगे ना तो उनके प्रवक्ता भाग जाएंगे। आपकी भी डिबेट से भाजपा के प्रवक्ता संजीव मिश्रा जी भाग गए। क्यों? उसका एक कारण है, क्योंकि इनके पास विपक्ष और जनता के कड़वे सवालों का जवाब नहीं है। क्योंकि जब आप देश के हित में काम नहीं करेंगे तो विपक्षी पार्टियां आपसे सवाल पूछेंगी, और विपक्षी दल कहीं ना कहीं जनता की आवाज होते हैं। और अगर वो जनता की आवाज आप सुनते हैं और उसके बाद भाग जाते हैं, वैसे भी अब भागने पे बात क्या कहें, इनका तो जो शीर्ष नेता है वही भाग के आया था। तो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, अब इनको क्या कहते हैं, केंद्र की राजनीति अरे से भगोड़े क्या कहेंगे भाई, भगोड़े क्या बोल रहे हैं? अरे भगोड़े आप अभी भाग गए थे, अभी भाग गए थे। संजीव मिश्रा अभी भाग गए थे, संजीव मिश्रा अभी भाग गए थे, भागे कि नहीं? अरे मुद्दा भागने भगाने पे नहीं है। अभी भागे एक मिनट, कि नहीं? अभी भागे कि नहीं? अभी भागे कि नहीं? अभी भागे चलिए ठीक कि नहीं? है, समय पहला नाम बलात्कार करने वालों के साथ खड़ी है। बलात्कारियों की पार्टी है, बलात्कारियों की पार्टी है, बलात्कारियों की भाजपा बलात्कारियों की पार्टी है। बहन बेटियों की इज्जत करने वालों के साथ खड़ी होती है। इसको लोकतंत्र के अंदर भेदों को लोकतंत्र के साथ खड़ा होकर महिलाओं की इज्जत और अस्मिता टूटने वाली पार्टी। राहुल गांधी को हरा के भेजा याद है तुम लोगों ने, तो अब कहोगे क्या? चलिए एक मिनट संजीव जी, एक मिनट रत्नेश जी शांत हो जाइए। देखिए सिर्फ एक कभी बहन बेटियों का बलात्कार करती है, कभी पत्रकारों का बलात्कार करने वालों के साथ खड़ी होती है। ये बलात्कारियों की फर्क पड़ता है। चलिए ठीक है, आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर अब सवाल यह है कि गठबंधन तो होगा, लेकिन गठबंधन होगा आखिर किन शर्तों पर, क्योंकि हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस का जाहिर तौर पर अपर हैंड। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के लिए एक तरह से ये समझौता भी है कि उन्हें उन्हीं दलों के साथ अब एक साथ आना पड़ेगा। अब भले ही इसके लिए देश के संविधान को बचाने के तर्क दिए जाए या कुछ और, लेकिन जाहिर तौर पर इस वक्त केंद्र में एक मजबूत सरकार है। लेकिन कुछ ऐसे फैसले हैं जिसको लेकर लगातार विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं और अब कदम उठाने जा रहे हैं। लेकिन ये कदम क्या उन फैसलों के खिलाफ है या आने वाले चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जा रही है, आने वाले समय में स्पष्ट होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।